नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम नवंबर महीने में होने वाला है और आप अपनी ट्रिपल सी परीक्षा को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं और जो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। आपको यहाँ पर ऐसा फील होगा जैसे आप बाकी पेपर दे रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल जैसा पेपर आता है ठीक उसी लेवल के यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना है और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था टोटल आपके 10 सेट होने वाले हैं, तो आपका जो पहला सेट हो चुका है, आज आपका सेट नंबर 2 है। टोटल आपका समय 90 मिनट मिलता है और ट्रिपल सी से संबंधित आपको जो भी डाउट होंगे मैं उन सभी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कमेंट में अपने डाउट जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो ट्रिपल सी है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जो आपका ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और सभी स्टूडेंट मुझे रहता है पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। पूछा गया है सीसीसी, आखिर सीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में आपको टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और जो समय मिलता है आपको, वहाँ समय आपको 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे समय मिलता है। तो वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा मिलता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पूरे 100 में 100 करने हैं। 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। तो करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा चलाए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो भारत सरकार द्वारा चलाए गए डिजिटल इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत को डिजिटल साक्षर बनाना और सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जो चलाया गया डिजिटल इंडिया अभियान है इसके मुख्य उद्देश्य है कि जो भारत को डिजिटल साक्षर बनाना और सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना, ये डिजिटल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर आपको विवरण भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल भेजते समय सीसी और बीसीसी विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जब आप ईमेल को भेजते हैं तो उसमें जो सीसी और बीसीसी होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो सारा कुछ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जो सीसी होता है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म याद रखेंगे, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन तो 100 मिलेंगे, लेकिन मैं आपको अदर क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आखिर इनका प्रयोग किसके लिए होता है, तो सीसी का प्रयोग किया जाता है आपका कि जैसे आप एक ईमेल को एक से अधिक लोगों को भेज रहे हैं, एक बार में एक ईमेल को एक से अधिक लोगों को भेज रहे हैं, यदि आप सीसी के माध्यम से भेजेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि यह ईमेल किसको भेजा गया है। और यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं, जैसे आपने एक ईमेल को 5 लोगों को भेजा, एक बार में 5 ईमेल आईडी लिखी, आपने 5 लोगों को भेजा यदि आप सीसी के माध्यम से भेजेंगे तो जो आपने 5 लोगों को भेजा है उन्हीं 5 को पता चल जाएगा कि यह ईमेल और किसको भेजा गया है। लेकिन यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं तो किसी को नहीं पता चलेगा कि यह ईमेल और किसको भेजा गया है। जैसे आपके पास स्पैम ईमेल आते हैं तो सिर्फ आपको यही दिखता है कि सिर्फ मेरे पास भेजा गया है, क्योंकि वो बीसीसी के माध्यम से आते हैं। यदि वो सीसी के माध्यम से आए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर यूजर बैठे हुए हैं जो आपको स्पैम मेल भेजते हैं सिर्फ आपको बस भेजेंगे, वो ऐसा नहीं करते। एक बार में बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करते हैं और एक बार में बहुत सारे लोगों को भेज देते हैं, लेकिन वो बीसीसी के माध्यम से भेजते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि और किसको भेजा गया है। हमें ये लगता है कि सिर्फ हमें ही भेजा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अतिरिक्त
अतिरिक्त प्राप्तकर्ता जोड़ने और छिपे हुए प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए, मीन्स अतिरिक्त और छिपे हुए प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए CC क्या हो जाएगा आपका अतिरिक्त, और BCC मतलब छिपे हुए, ब्लाइंड मतलब कहीं ना कहीं छुपाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पर फुल फॉर्म देखेंगे, CC की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होती है, BCC की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस क्या दर्शाता है, जो सेल रेफरेंस है आखिर वो क्या दर्शाता है। आपसे एक क्वेश्चन है, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है, आखिर इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। पूछा गया है जो सेल रेफरेंस क्या दर्शाता है। जो सेल रेफरेंस होता है वो एक विशिष्ट सेल की क्या करता है, विशिष्ट सेल की पहचान करता है। जो सेल रेफरेंस होता है वह हमारी एक विशिष्ट सेल की पहचान करता है। सेल क्या होते हैं, रो और कॉलम से मिलने वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो रो और कॉलम से मिलने वाले पॉइंट को हम सेल कहते हैं। जैसे आपके खड़े हुए क्या होते हैं, खड़े हुए कॉलम होते हैं, जो लेटी हुई लाइन होती हैं इनको हम रो कहते हैं। खड़े हुए क्या होते हैं खड़े हुए कॉलम होते हैं और लेटे हुए रो होती हैं। तो एक सेल रेफरेंस होता है, ये हमारे एक सेल को दर्शाता है। जैसे ये सेल है क्योंकि आप देखेंगे रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, ये आपकी सेल होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट सेल की पहचान करने के लिए सेल रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था, लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है आपका .ODS। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, वो होता है ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ये फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट से जुड़ी उपकरणों और नेटवर्क को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इंटरनेट से जैसे जुड़े उपकरणों और नेटवर्क को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्पैमिंग कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है, साइबर सुरक्षा या नेटवर्किंग। तो इंटरनेट से जुड़े उपकरणों और नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका साइबर सिक्योरिटी, मीन्स साइबर सुरक्षा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आप भी साथ साथ कमेंट करते चलेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या इसका अर्थ कंप्यूटर से बैकअप लेना होता है, तो आप कहेंगे नहीं। भौतिक सर्वर का उपयोग करना, नहीं। कंप्यूटर को वायरस से बचाना, तो नहीं। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसका अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन को एक्सेस करना। इंटरनेट के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन को एक्सेस करना, ये किसका कार्य होता है, तो ये होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल साक्षरता क्या। जो डिजिटल साक्षरता है आखिर ये क्या होती है। तो डिजिटल साक्षरता होती है वो होती है आपकी कंप्यूटर और इंटरनेट के मूलभूत ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता। तो डिजिटल साक्षरता होती है कंप्यूटर और इंटरनेट के मूलभूत ज्ञान और उपयोगकर्ता की क्षमता, वो क्या कहलाती है आपकी, वो आपकी डिजिटल साक्षरता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि नहीं किया है, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैंने आपके लिए मैराथन क्लास भी रखी है, जो चैप्टर वाइज मैराथन है। आपकी पहली मैराथन क्लास हो चुकी है जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है, तो आप उसको इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और जो मेरी 600 क्वेश्चन की मैराथन है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उसको देखा है, अपना प्यार दिया है और उसमें बहुत अच्छा कॉन्टेंट है। आप एक बार उस मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। जो 600 क्वेश्चन की मैराथन है उसमें सारे टॉपिक जो आप टोटल 10 चैप्टर हैं उनको कवर किया गया है, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी कवर किया फुल फॉर्म शॉर्टकट की। तो आप इस वीडियो के बाद वो मैराथन क्लास भी देख लीजिएगा। मैंने उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप इसके बाद देख लीजिएगा। पूछा गया है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन क्या है। जो वेब ब्राउजर है और सर्च इंजन क्या है। जो वेब ब्राउजर होते हैं वो क्या होते हैं, वेब ब्राउजर वेबसाइट खोलता है जबकि सर्च इंजन खोजता है। याद रखेंगे, जो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। याद रखेंगे, गूगल एक सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर क्या करता है, ये वेबसाइट को खोलता है, जबकि जो सर्च करने का कार्य किसका होता है, तो वो आपका गूगल का कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप यहाँ पे देखेंगे गूगल क्रोम क्या है, ये वेब ब्राउजर है, जबकि सर्च इंजन आपका गूगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका शॉर्टकट की से है, जिसमें पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन दबाने से क्या होता है। यदि आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन तीनों बटन एक साथ दबाते हैं तो आखिर उससे क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन जैसे आप दबाते हैं तो उससे आपका टास्क मैनेजर खुलता है। जो टास्क मैनेजर होता है, आपके पीछे चल रहा है प्रोग्राम सारे यहाँ पर आपको देख जाएंगे। जो टास्क मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप।
और यदि आपसे पूछे कि जो स्टार्ट बटन होता है, जैसे आपको जो विंडो बटन होता है, विंडो बटन या स्टार्ट बटन खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल के साथ आप एस्केप बटन प्रयोग करेंगे तो आपका क्या खुल जाएगा, तो आपका विंडो बटन वहाँ से ओपन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक पासवर्ड मीन्स एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए। यदि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं तो आप जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं, कुछ भी पासवर्ड बनाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे आप 00 लिख देंगे, जैसे 8 से 10 बार 0 लिख देंगे तो वो लेगा ही नहीं, वो कहेगा आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। आप एक एक लिख देंगे, नहीं लेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जिसकी वजह से मतलब आपका अकाउंट कभी भी हैक ना हो। जैसे आपने एक एक लिख दिया तो कभी भी कोई व्यक्ति ट्राई जरूर कर सकता है। तो पासवर्ड को कुछ इस प्रकार बनाना है कि जो आपके पासवर्ड है, पासवर्ड में आपके अक्षर भी होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं पासवर्ड ही मान लेते हैं PASS मैंने लिखा PASS और जो P लिखा है वो कैपिटल लिखा है, S स्मॉल कर दिया, यहाँ पर 121 लिख दिया, @ लगा दिया, डॉलर चिन्ह लगा दिया, इसके बाद 1 2 3 फिर लिख दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है जो आपका पासवर्ड कभी भी हैक नहीं हो सकता। यदि जैसे आपका नाम है, कभी भी अपने पालतू जानवर का नाम या अपने घर में किसी ऐसे का नाम जैसे आपको जो सबसे अच्छा लगता हो या किसी अपने मम्मी पापा का नाम, इस प्रकार से पासवर्ड को नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपके बारे में किसी को पता है तो एक बार ट्राई जरूर कर लेगा। यदि गलती से उसका एक बार जो उसने ट्राई कर रहा है, जैसे 10 बार 12 बार ट्राई किया, गलती से अगर एक बार सही हो गया तो आपका जो पूरा अकाउंट है वो पूरा हैक हो जाएगा। जैसे आपका गूगल है उसमें आपका ईमेल आईडी चलता है, यदि जैसे ईमेल आईडी से आपने किसी को मैसेज भेजा, आपकी ईमेल आईडी उसके पास पहुंच जा चुकी है, वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरा दोस्त है, चलो इसको सबसे ज़्यादा ये पसंद है। जैसे आप मान लेते हैं आपके यहाँ एक डॉग है, उसका नाम आपने कुछ भी रखा है, जैसे आपने टॉमी रखा है या कुछ भी नाम रखा है, अब वो आपने डाले टॉमी @123, तो एक बार सर्च जरूर कर लेगा क्या जाता है, और टॉमी उसने 1 2 3 डाला और आपका अकाउंट वहाँ से हैक हो चुका है। तो पासवर्ड कुछ इस प्रकार बनाना है कि जैसे कि आपका पासवर्ड हैक ना हो। अपने जो निजी करीबी हैं अपने दोस्त के नाम से इस प्रकार से पासवर्ड को नहीं बनाना चाहिए। बकाया फिर आपकी मर्जी है जैसा आप चाहें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पूछा गया है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपके नंबर भी होने चाहिए, कैरेक्टर भी होने चाहिए, स्पेशल के साथ साथ कैपिटल स्मॉल भी लेटर होने चाहिए। पूछा गया है DDoS, जो DDoS हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जानते हैं। सबसे पहले DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनियल ऑफ सर्विस। DDoS का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनियल ऑफ सर्विस। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है सर्वर को डाउन करना। DDoS का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमला है, ये क्या करेगा, सुरक्षित तो करेगा नहीं, एनक्रिप्शन करेगा, क्योंकि एनक्रिप्शन में भी सुरक्षा होती है। हार्डवेयर से इसको कोई मतलब ही नहीं होता है। इसको आंसर होगा जी क्या ये सर्वर को डाउन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में जो कैप्चा होता है आखिर इसका मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है, कैप्चा होता है आखिर इसका मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है। जो कैप्चा होता है इसका मुख्य प्रयोग होता है बॉट्स को रोकने के लिए। बॉट्स को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बॉट्स को रोकने के लिए हम कैप्चा का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे आप कोई फॉर्म भरते हैं, छोटा छोटा है बड़े से बड़ा, तो आपके सामने कैप्चर कोड आता है। जैसे गूगल, जैसे आपने कभी फॉर्म भरा तो आप देखेंगे, आप जैसे आपका नाम सेव है, आपने फॉर्म भरे हैं तो आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम तुरंत है। जैसे मैं कोई फॉर्म भरता हूँ मैं अपने कंप्यूटर पे, तो मेरा नाम तुरंत आ जाता है SUNER, तो नाम आ गया, मेरा नाम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, जीमेल आईडी ऑटोमेटिकली ले लेता है वो। लेकिन जो नंबर दी होती है आपके बॉट होता है, बॉट जैसे आपका कैप्चर कोड है, जो कैप्चर कोड होता है वो अपने मन से कभी नहीं भरता, क्योंकि आपको भी पता है कि एक कैप्चर कोड आपके एक बार के लिए वैलिड होता है। जब दोबारा उसी फॉर्म खोलेंगे तो आपको एक नया कैप्चर आएगा। तो याद रखेंगे जो कैप्चर होता है उसका मतलब होता है कि बॉट्स को रोकने के लिए कि कंप्यूटर कभी अपने मन से काम कर ही ना सके, क्योंकि कंप्यूटर को सोचने की क्षमता तो है नहीं। जैसे अपना मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरा नाम सुनील कुशवाहा, मेरा सुनील कुशवाहा, मुझे भरना नहीं पड़ेगा। मैं जैसे नाम पे जाऊंगा तो अपने मन से इंस्ट्रक्शन दे देगा कि यहाँ पर आप भरना चाहते हैं सुनील कुशवाहा। यदि मेरा ही फॉर्म होगा तो मैं सुनील को क्लिक कर दूंगा। किसी और का भर रहा हूँगा तो वहाँ पर नहीं क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे जैसे क्लिक कर देंगे तो भर जाएगा। लेकिन जो आपको कैप्चर होता है वो आपका हर बार अलग होता है। तो बॉट्स को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम कैप्चा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन। जो कस्टम एनिमेशन होता है आखिर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो कस्टम एनिमेशन होता है आखिरी ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, जो कस्टम एनिमेशन होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आखिर इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपको .odp। याद रखेंगे जो एक्सटेंशन नेम आपके एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, तीन में से एक पूछ जा सकते हैं। तो राइटर का होता है .odt, इम्प्रेस का होता है .odp, और जो कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन मैंने अभी आपको बताया था। तो आप कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट छाप दीजिए कि आखिर इसका
जो फुल फॉर्म क्या होता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन है क्या होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर पूछा गया तो कस्टम एनिमेशन कहाँ होता है, तो कस्टम एनिमेशन होता है वो हमारा स्लाइड शो मेन्यू पे होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स वायरस किस प्रकार कार्य करता है। जो ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है आखिर ये किस प्रकार कार्य करता है। जो ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है ये क्या करता है, जो ट्रोजन हॉर्स मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा बताएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। इसका मतलब आप क्वेश्चन से थोड़ा हट के समझिए। इसका मतलब होता है जैसे आपके पास कोई आता है बंदा, वो कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ और आप उसकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये बहुत ख़राब है। तो मतलब क्या होता है, ये छुप कर आता है। इसका काम होता है कि बैच प्रोग्राम की तरह छुप कर आकर नुकसान पहुंचाता है। आपको लगे ये बंदा बहुत अच्छा है और जैसे आपके यहाँ कोई बंदा आया, आपने उसका व्यवहार देखा बहुत अच्छा है, चलो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और आपने उसको अपने घर में रख लिया। वो रात में उसने चोरी की और पूरा भाग गया। आप क्या कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं, क्योंकि वो एक बैच प्रकार से बन के आया था जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चला। तो इसी प्रकार होता है जो ट्रोजन हॉर्स इसी प्रकार होता है कि बैच बनकर आएगा। मतलब कहने का मतलब एक बैच प्रोग्राम आपको लगे जी हमें कोई हानि पहुंचा नहीं सकता है, ये बहुत अच्छा है, ये हमारे काम का है। आप उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे और जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे वहीं से आपका डेटा क्या होगा नुकसान पहुँचाना। ये काम का इसका काम होता है नुकसान पहुँचाना डेटा को। ये आपका प्रोग्राम को बैच प्रोग्राम की तरह छुपकर क्या करता है, ये आपको डेटा की प्रोसेस करता है और उसको क्या करता है नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो याद रखेंगे ये आपका ट्रोजन हॉर्स होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTPS कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयुक्त होती है। जो HTTPS होता है सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। जो HTTPS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। पूछा गया है जो HTTPS होता है कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयुक्त होती है, तो फुल फॉर्म याद रखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आखिर इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है, तो इसमें आपकी SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ये आपकी तकनीक प्रयोग होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है QR कोड किस तकनीक पर आधारित है। जो QR कोड है जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं, आपका जब हार्ड कैश नहीं होता है तो आप सीधा क्या करते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं, फ़ोन पे गूगल पे खोला और सीधे स्कैन कर दिया, सीधे UPI के माध्यम से QR कोड डाला और आप वहाँ से स्कैन करेंगे, सीधा आपका अमाउंट वहाँ से कट जाएगा। जो QR कोड किस तकनीक पर आधारित होता है, तो ये हमारा बार कोडिंग पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, बार कोड होता है, चार इस प्रकार से 3 कोने होते हैं। इस प्रकार से आपका बार कोड होता है, आप सीधे मोबाइल निकालते हैं और सीधे स्कैन करते हैं और आपका अमाउंट वहाँ से कट जाता है। तो आपको वहाँ पर हार्ड कैश की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पर वो दुकान वाला कह देता है भैया मैं ऑनलाइन नहीं लूँगा, और आपने 10 रुपये का सामान लिया और उसको खा लिया, और जब वो कहता है हार्ड कैश नहीं लूँगा तब वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो हार्ड कैश हमेशा 10, 20, 50 रुपये डाल के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ई वेस्ट का मुख्य उदाहरण क्या है। जो ई वेस्ट है आखिर इसका मुख्य उदाहरण क्या है। जो ई वेस्ट है इसका मुख्य उदाहरण होता है पुराना कंप्यूटर। मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई सिस्टम खराब हो गया तो आप उसको क्या करते हैं, ऐसे कचरे में फेंक देते हैं। उसको थोड़ा इस प्रकार से करना है, जो पुराना कंप्यूटर जैसे आपको ऑनलाइन डेटा नहीं हो सकता, पेमेंट नहीं हो सकता, इंटरनेट नहीं हो सकता, तो ई वेस्ट का मुख्य उदाहरण है वो आपको पुराना कंप्यूटर जो आपका मतलब ख़राब हो चुका है, इसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब पुराना कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है स्पैम ईमेल। जो स्पैम मेल की पहचान स्पैम मेल की पहचान करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। जो स्पैम मेल होते हैं आखिर उनको पहचानने की कौन सी तकनीक होती है, तो वो होती है आपकी स्पैम फिल्टर। आप जैसे स्पैम फिल्टर कर देंगे, जितने भी आपके स्पैम आए होंगे जो आपकी ज़रूरत की नहीं है वो सारे क्या हो जाएंगे, अलग से फिल्टर हो जाएंगे। जो स्पैम होंगे वो अलग से हो जाएंगे, जो आपकी नॉर्मल होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आपके लिए क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन तो आपके 100 है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत अच्छा मिलने वाला है। SSL, जैसे कि मैंने आपको SSL का फुल फॉर्म बताया, SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो SSL है ये हमारा कहीं ना कहीं सुरक्षा से संबंधित है। आखिर इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसको सर्टिफिकेशन ऑथराइज के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो ऑटो सम फिल्टर, ऑटो सम डिफ़ॉल्ट फंक्शन के जो ऑटो सम होता है आखिर इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ऑटो सम, सम का मतलब याद रखेंगे, सम मतलब जोड़ना। जैसे हमने वैल्यू दी, यहाँ पर 10 दे दिया, 15 दे दिया, काफ़ी सारे वैल्यू हैं, लगभग 20-30 वैल्यू हमें एक साथ जोड़ना है। हम एक बार क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, सम फंक्शन लिखेंगे और सम फंक्शन लिखने के बाद पूरी सेल को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो जो भी उनका योग आएगा सभी सेल के नंबर को जोड़ देगा। तो सम फंक्शन का प्रयोग होता है कि जोड़ने के लिए। एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का फॉर्मूला गलत है क्योंकि एवरेज का पूरा फॉर्मूला लगता है ABERAGE। एवरेज का पूरा फॉर्मूला लगता है ABERAGE।
ये होता है आपका एवरेज का। और काउंट से आप सिर्फ नंबर को गिन सकते हैं। जैसे ये सेल हैं, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ने का काम किया था, यदि मैं सब कुछ सिलेक्ट कर दूंगा, मेरे जैसे टोटल 10 सेल हैं और 10 में से मेरे सिर्फ 5 सेल में नंबर लिखे हुए हैं, तो आंसर क्या अकाउंट में 5 आएगा। सिर्फ उन सेल को गिनता है जिन सेलों में नंबर होते हैं, सिर्फ उन्हीं सेलों को ये काउंट करता है। और एफ का काम होता है कंडीशन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस आमतौर पर कंप्यूटर वायरस आमतौर पर किसके द्वारा फैलता है। जो कंप्यूटर वायरस है आमतौर पर ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपका इंटरनेट और संक्रमित फाइलों द्वारा फैलता है। जो वायरस होता है वो किसके द्वारा फैलता है, या तो आपका इंटरनेट से वायरस आएगा, या आप अपनी पेन ड्राइव लगाएंगे या आपको डाटा केबल लगाएंगे, तो उसके माध्यम से आपका वायरस फैल सकता है। तो इंटरनेट या संक्रमित फाइल, जैसे आपने डाटा केबल लगाई और उसमें आपने जो कोई फाइल ट्रांसफर की, उसमें वायरस हुआ, तो वो क्या होगा, आपके मोबाइल में जैसे वायरस है तो कंप्यूटर में पहुंच जाएगा। ये होता है आपका वायरस, आपका इंटरनेट और संक्रमित फाइलों दोनों के माध्यम से पहुंच सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन बनती हैं। एक बनता है SAAS, दूसरा बनता है IAAS, याद रखेंगे, दूसरा बनता है IAAS, और तीसरा बनता है PAAS, याद रखेंगे। 3 फुल फॉर्म बनती हैं आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो पहली होती है आपकी SAAS। SAAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, याद रखेंगे। SAAS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दूसरा होता है IAAS का फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे अच्छे से, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। IAAS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और जो PAAS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। IAAS का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और PAAS का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SAAS का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आप देखेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तीनों में है, तो I का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, P का मतलब प्लेटफॉर्म, और S का मतलब सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, जैसे आप कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आखिर इससे क्या होता है। कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करने से आप क्या करेंगे, जैसे आप MS वर्ड में है या वर्ड लिब्रे ऑफिस राइटर में, जैसे आप कंट्रोल के साथ होम बटन प्रयोग करेंगे तो आप लोग प्रारंभ में आ जाएंगे। पेज के प्रारंभ में जाने के लिए कंट्रोल होम का प्रयोग करते हैं, और यदि आप पेज के अंत में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रयोग करना होगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रयोग कर देंगे तो आप पेज के अंत में पहुंच जाएंगे। पेज के अंत में जाने के लिए कंट्रोल एंड का प्रयोग करते हैं, और पेज की शुरुआत में आने के लिए कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब का क्या कार्य होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है आखिर उसमें हब का क्या कार्य होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है उसमें जो हब का कार्य होता है वो होता है आपका डेटा ट्रांसमिशन। जो हब होता है इसमें क्या होता है, जैसे आपने इसमें अपना माउस भी लगा दिया, कीबोर्ड भी लगा दिया, और आपने डाटा केबल भी लगा दी, तो ये एक हब है। इसमें डेटा आपका एक साथ जाएगा। तो हब होता है ढेर सारे कनेक्शन को जोड़ना, मतलब एक साथ आपने जोड़ दिया, और जब आप डेटा इसमें भेजेंगे तो सभी में एक साथ आपका डेटा जाएगा। जैसे आपने इसमें 5 पेन ड्राइव लगा दी, 1 2 3 4 5 पेन ड्राइव लगाएं, और आपने यहाँ से कोई डेटा भेजा, जैसे आपने इसमें डेटा भेजा तो सारी पेन ड्राइवों में एक साथ चला जाएगा। ये होता है हब का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो हेडर और फुटर होता है उसको जोड़ने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइल एक्सटेंशन। जो फाइल एक्सटेंशन जो .ods होता है किसका होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो ods एक्सटेंशन होता है वो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है। आप कमेंट में बताएंगे कि राइटर का क्या होता है एक्सटेंशन नेम और इम्प्रेस का क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं। और जो MS वर्ड होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .docx जी आपका MS वर्ड का होता है। आपको राइटर और इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, CPU का मुख्य घटक जो ALU होता है। CPU का मुख्य घटक ALU होता है। आखिर ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। जो ALU होता है इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए प्रयोग होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर है आखिर ये किसके लिए प्रयोग होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ये आपके डेटा सत्यापन और सुरक्षा के लिए। डिजिटल सिग्नेचर डेटा सत्यापन और सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो उसमें आपका जो आपकी, और जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें आपका एक फर्स्ट नेम आता है, एक लास्ट नेम आता है, और आपकी ईमेल आईडी अलग होती है। जो आपका नाम होता है वो अलग होता है, ईमेल आईडी अलग होती है। जब किसी को आप मेल भेजते हैं तो उसमें आपको एक
जैसे आपको कोई लेटर आया है तो उसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो आपका नाम है वो लिख कर आएगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सत्यापित होता है कि मतलब जो आप ही के द्वारा भेजा गया है, तो वो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। इसका काम होता है डेटा की सुरक्षा और सत्यापन उसका करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है। HTTPS होता है आखिर उसमें एस होता है, आखिर एस का क्या अर्थ होता है, तो अभी अभी मैंने बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो यहाँ पर आपका सिक्योर सही आंसर होगा। आपसे इस प्रकार की क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरी फुल फॉर्म ना पूछ कर सिर्फ आपसे एक बार पूछ सकता है। जैसे HTTP दे दिया और पूछ लेगा कि टी का अर्थ क्या होता है, टी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो टेक्स्ट भी हो सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राउटर का मुख्य कार्य क्या। जो राउटर है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो राउटर का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क में डेटा को रूट करना। जो राउटर होता है इसका काम होता है नेटवर्क में डेटा को रूट करना, ये हमारे राउटर का मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यह हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका आविष्कार 1991 ईस्वी में लाइनस टोरवाल्ड द्वारा किया गया था। याद रखेंगे लाइनक्स का आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड द्वारा सन 1991 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन किसके लिए होता है। जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है याद रखेंगे, जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है और एक होता है एनिमेशन, दो होते हैं। जो पहला आपका होता है स्लाइड ट्रांजिशन, जैसे एक होता है स्लाइड, जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो आपको स्लाइड पर लगता है, और जो एनिमेशन होता है वो आपको स्लाइड के अंदर कार्य करता है। ट्रांजिशन कहेगा तो ट्रांजिशन स्लाइड, और जो एनिमेशन कहेगा वो आपके स्लाइड के अंदर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्लाइड के बीच प्रभाव जोड़ने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं, और एनिमेशन पूछता तो वो आपके स्लाइड के अंदर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया 32 में साइबर अपराधों की जांच कौन करता है। जो साइबर अपराध हैं आखिर इसकी जांच कौन करता है। जो साइबर अपराध हैं इसकी जांच करता है आपका साइबर सेल। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा। जो गूगल ड्राइव है आखिर ये किस प्रकार की सेवा। जो गूगल ड्राइव है आखिर ये किस प्रकार की सेवा है। जो हमारी गूगल ड्राइव है ये हमारी क्लाउड स्टोरेज है। गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है, तो यह है आपकी क्लाउड स्टोरेज सेवा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर के किस भाग को मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को मेमोरी कहा जाता है। जो कंप्यूटर का भाग होता है जो आपको स्मृति मेमोरी कहा जाता है वो होता है आपका रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, और साथ साथ आपकी वोलेटाइल मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो रैम आपकी क्या होती है, रैम वोलेटाइल होती है, जबकि जो रोम होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में .odp फाइल एक्सटेंशन किसका होता है। तो ये भी मैंने बताया है, जो .odp एक्सटेंशन होता है वो आपका किसका होता है, वो आपका होता है इम्प्रेस का। जैसे मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए थे राइटर का एक्सटेंशन नेम और आपका इम्प्रेस का, तो इम्प्रेस का आपको मिल गया है। राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt, और कैल्क का होता है ODS। कैल्क का क्या होता है ODS, और इम्प्रेस का .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट ए फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो काउंट ए फंक्शन है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। यदि आपके सामने काउंट ए फंक्शन आ जाए तो आपको वहाँ पर सिर्फ एक शब्द देखना है शर्त। सिर्फ यदि ऑप्शन में शर्त लिखा हुआ है तो आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। शर्त के आधार पर गिनती करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो शर्त के आधार पर गिनती करने के लिए हम काउंट ए फंक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से हैं, मिस कह सकते हैं पहले चैप्टर से हैं। यदि आप पहले चैप्टर की जो मैराथन क्लास कराई है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यदि आप उस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं, उस मैराथन क्लास को लगभग आपकी 2 घंटे 15 मिनट कम है, मतलब 1 घंटे 45 मिनट की मैराथन क्लास है, तो उसमें आपको पहले चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको देखते ही क्वेश्चन को लगा देंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें क्वेश्चन को कराए हैं जो आपके बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो पूछा गया कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस क्या कहलाते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इनपुट और आउटपुट का। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जिनके जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश या आदेश या ऑर्डर दे सकते हैं वो सभी हमारे इनपुट कहलाते हैं। आप कहें कीबोर्ड से हम ऑर्डर देते हैं, हमने ए प्रेस किया ए दबा, ठीक है,
माउस हमने लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट काम करेगा, राइट क्लिक किया, राइट काम करेगा। स्कैनर, हम स्कैनर में कुछ भी डॉक्यूमेंट रख देते हैं, स्कैन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर में चला जाता है। लेकिन जो प्रिंटर होता है ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या आप प्रिंटर में रखकर कोई काम कंप्यूटर को भेज सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भेज सकते। प्रिंटर सिर्फ हम हार्ड कॉपी को प्रिंट कर सकते हैं। तो वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जैसे आपका हार्ड आउटपुट डिवाइस में क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये आपके प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये आपके आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ई कॉमर्स होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ई कॉमर्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपका ऑनलाइन व्यापार। ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन व्यापार होता है। जैसे आपका अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जिसमें आप ऑनलाइन व्यापार करते हैं। आप कुछ भी सामान मंगाना होता है, आप सीधा मीशो पर अधिकतर गर्ल्स यूज करते हैं, वैसे बॉयज़ भी करते हैं, लेकिन कह सकते हैं मीशो अधिकतर गर्ल्स यूज करती हैं। और जो लड़कों का होता है वो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तो अमेजॉन, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, अमेजॉन में आपका पहले पेमेंट हो जाता है, उसमें थोड़ा वो होता है कि हमारा पेमेंट हो गया है जे वो। लेकिन आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सारे अच्छे हैं। ये आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सभी आपके जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो सभी आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाते हैं, व्यापार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है बीपीएन। आखिर बीपीएन का मुख्य कार्य क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो बीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो बीपीएन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करना। सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करना, ये किसका मुख्य कार्य होता है? तो सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करना ये हमारे बीपीएन का मुख्य कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? जो BIOS होता है आखिर उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी लेंदी लगेगा, आपके एग्जाम में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन उसका वीक पॉइंट एक ही होता है जिसके भरोसे आंसर लगता है। पूछा गया है लैन कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग तकनीक का मुख्य लाभ क्या होता है और यह तकनीक किन नेटवर्कों में प्रयोग की जाती है? आप यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? जो पैकेट स्विचिंग तकनीक होती है उसका मुख्य लाभ होता है डेटा को तेज गति से ट्रांसफ़र करना। ये आपका किसका कार्य होता है? ये आपका पैकेट स्विचिंग का कार्य होता है। और तकनीकी नेटवर्क में प्रयोग की जाती है तो वो आपके तकनीकी नेटवर्क में लैन का प्रयोग किया जाता है। जो नेटवर्क आपके तीन प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं तीन प्रकार के जैसे आपका लैन हो गया, मैन हो गया और वैन हो गया, ये तीन मुख्य नेटवर्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस का प्रयोग जो ई गवर्नेंस का प्रयोग नागरिक सेवाओं को किस प्रकार पारदर्शी और कौशल बनाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प चुनें। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लेवल, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे इनके क्वेश्चन आपको, जैसे क्वेश्चन तो मिला आपने, इतना बड़ा क्वेश्चन आप मुझे करना ही नहीं है। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, तो क्वेश्चन को एक से दो बार पढ़ लो, आपको सामने यदि आपने क्वेश्चन कभी पढ़ा है तो आप उसका आंसर सीधे सही ही लगाएंगे। ठीक है, जो पूछा गया क्वेश्चन हमारा ई गवर्नेंस है। पहले हमने क्वेश्चन देखा हमारा कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस है, मेरी सरकारी काम से है। ठीक है, तो हम देखेंगे सरकारी काम, तो हमें सरकारी और यहाँ पे मैनुअल फाइलों को स्थानांतरित करना, आप कहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारा ई गवर्नेंस है, तो कहीं ना कहीं हमारा सरकारी काम है। क्या हम जो ई गवर्नेंस सरकारी डेटा को संग्रहण करते हैं, तो सरकारी डेटा को संग्रहण थोड़ा ना करेंगे, मिस और भी कार्य करेंगे कि सरकारी दस्तावेज को अपलोड करेंगे, तो अपलोड भी नहीं करेंगे हमारे पास, क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि इससे अच्छा हमारे पास एक ऑप्शन है, इसमें नागरिकों को सीधे सेवा पहुंचता है और भ्रष्टाचार कम होता है। जो मतलब कहने का मतलब है, जो हमारे ज़्यादा सटीक क्वेश्चन आंसर लगेगा, सब आंसर अभी नहीं भी आता है फिर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा संग्रहण हो रहा है। तो डेटा संग्रहण, तो जो सरकारी डेटा है इसका संग्रहण जरूरी थोड़ा हम ई गवर्नेंस पर करेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर पर करेंगे, अपना जो स्टोरेज होगा उस पर करेंगे। और जो ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शब्द आपकी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें क्या होगा, नागरिकों को सीधे सेवा पहुँचाता है और भ्रष्टाचार को कम करता है। भ्रष्टाचार कम करना ये आपका ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पूछा गया है बिग डेटा। डेटा एनालिसिस में बिग डेटा का मुख्य उद्देश्य का, जो डेटा एनालिसिस है, आखिर इसमें जो बिग डेटा है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किन प्रमुख विशेषताओं के आधार पर इसे परिभाषित किया जाता है? जो बिग डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस में बिग डेटा का मुख्य उद्देश्य होता है, ये आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है 3B। क्या याद रखेंगे? 3B याद रखेंगे, 3B वॉल्यूम,
वैरायटी और वेलोसिटी। 3 भी याद रखेंगे। यदि बिग डेटा संबंधित डेटा एनालिसिस में बिग डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है बड़े पैमाने पर असंचित डेटा का विश्लेषण और किन विशेषताओं के आधार पर इसे परिभाषित किया जाता है। परिभाषित पूछे बिग डेटा को तो वो आपको होता है ट्रिपल बी, वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी। याद रखेंगे ट्रिपल बी, बिग डेटा ट्रिपल बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हाइब्रिड क्लाउड का मुख्य लाभ क्या हो। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसमें आपका जो हाइब्रिड क्लाउड होता है, आखिर इसका मुख्य लाभ क्या होता है। इसका मुख्य लाभ यह होता है सरकारी, जो निजी और सार्वजनिक क्लाउड का संयोजन प्रदान करना, ये आपका हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड आपको दोनों का संयोजन, जो आपका एक प्राइवेट हो गया और एक आपका सार्वजनिक हो गया, एक मिस प्राइवेट हो गया, एक पब्लिक हो गया, और दोनों का संयोजन क्या कहलाता है, वो आपका हाइब्रिड कहलाता है। जिस प्रकार से आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो आपके डिजिटल और एनालॉग दोनों के मिलकर क्या बनते हैं, हाइब्रिड बनते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे जो हाइब्रिड है वो आपका निजी और सार्वजनिक दोनों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल साक्षरता लिटरेसी के माध्यम से, जो डिजिटल लिटरेसी है के माध्यम से ग्रामीण विकास किस प्रकार संभव होता है। जो ग्रामीण विकास है किस प्रकार संभव होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं कि यदि आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से नहीं बन रहा है, यदि आपको क्वेश्चन किसी प्रकार से नहीं बन रहा है तभी आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपकी ये ट्रिक गलत हो जाएगी। ठीक है, जब आपको जैसे आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, आपने सारे ऑप्शन पढ़ लिए, आपने 1 मिनट समय क्वेश्चन के लिए समय बर्बाद कर दिया, फिर भी आपको नहीं बन रहा है, आप सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को छोड़ दें, तो आपको वहाँ पर छोड़ना नहीं है। जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा लगे आपको उसी पर टिक करके आना है। जो भी क्वेश्चन आपको, जो भी ऑप्शन आपको सबसे बड़ा लगे उसी पे टिक करके आना है। ये जब यूज करना है जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी ना बने। ऐसा नहीं कि आपने उसमें पूछा रोम की फुल फॉर्म क्या होती है और उसमें लिख दिया रीड ओनली मेमोरी, आपने छोड़ वो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन लिख दिया रीड ओनली मेमोरी री राइटेबल और आपने बड़ा ऑप्शन लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको आ रहा है तो अपना जो आ रहा है वही आंसर लगाना है, यदि नहीं आ रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का प्रयोग, जो ट्रैक चेंज फीचर है आखिर इसका प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। जो ट्रैक चेंज फीचर है इसका प्रयोग किया जाता है दस्तावेज में किए गए संसाधनों को रिकॉर्ड करने और समीक्षा करने के लिए किसका प्रयोग होता है, ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है साइबर सुरक्षा में रैनसमवेयर अटैक किस प्रकार कार्य करता है और पीड़ित से क्या मांगता है। जो रैनसमवेयर होता है, आपको यहाँ पर यदि कहीं पर भी रैनसमवेयर वर्ड लिखा मिल जाए रैनसमवेयर अटैक, तो उसका काम होता है फिरौती मांगना। रैनसमवेयर कहीं पर भी मिले उसका कार्य होता है फिरौती मांगना। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। साइबर सुरक्षा में रैनसमवेयर अटैक किस प्रकार कार्य करता है और पीड़ित से क्या मांगता है, ये आपका क्या होता है, इसका काम होता है ये फाइलों को क्या कर लेता है, इनक्रिप्ट कर लेता है। ये फाइलों क्या कर लेता है, इनक्रिप्ट कर लेता है और उनको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करता है, आपसे फ्रॉडी मतलब पैसे की मांग करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडिटी विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जो डेटा वैलिडिटी विकल्प है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो डेटा वैलिडिटी विकल्प है उसका प्रयोग होता है हमारा डेटा एंट्री के नियम सेट करने और ड्रॉप डाउन जैसी सूची के लिए किसका प्रयोग होता है, डेटा वैलिडिटी का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट वेब 2.0 तकनीक का प्रयोग किस प्रकार के बदलाव आए हैं। जो आपके इंटरनेट वेब 2.0 तकनीक से किस प्रकार के बदलाव आए हैं, इससे जो आपके बदलाव आए हैं वो आपके यूजर और इंटरेक्टिव योगदान जैसे ब्लॉग और सोशल मीडिया जैसे बदलाव आए हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है बीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और किस तरीके से सुरक्षित डेटा को सुरक्षित बनाती है। तो ये आपके यूजर के डेटा को एनक्रिप्ट कर सुरक्षित टनल के माध्यम से आपका डेटा का ट्रांसफ़र है। आपका बीपीएन का मुख्य उद्देश्य होता है, आपको बीपीएन से याद रखना है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कहीं ना कहीं डेटा को सुरक्षित करने की बात की जा रही है, तो डेटा को एनक्रिप्ट कर सुरक्षित सुरंग से भेजना, ये आपका बीपीएन का मुख्य उद्देश्य होता है और इसी के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं।
जो आपकी ये क्लास है इसका पीडीएफ आपकी क्लास के 2 घंटे बाद आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है और आप सर्च भी कर सकते हैं। सक्सेस माई गोल के नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आपको ढेर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आप उन पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है 51 में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आखिर इसमें जो मास्टर स्लाइड होती हैं इसका प्रयोग किसके लिए होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मास्टर स्लाइड होती हैं उसका प्रयोग होता है एक डिज़ाइन और लेआउट सभी स्लाइड पर लागू करने के लिए। जो मास्टर स्लाइड होती हैं, जैसे एक मास्टर का काम क्या होता है, एक मास्टर का काम होता है कि सभी बच्चों को एक क्लास में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। इसी प्रकार मास्टर याद रखेंगे, जितनी भी स्लाइड हैं सभी स्लाइड पर एक जैसा डिजाइन लागू करना, ये मास्टर स्लाइड का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जब हम कंप्यूटर में फाइल को एन्क्रिप्ट करते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम कंप्यूटर में फाइल को एन्क्रिप्ट कर देते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। इससे प्रभाव पड़ता है फाइल का एक्सेस केवल अनधिकृत व्यक्ति तक सीमित होता है। मतलब कहने का आपसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। जैसे आप व्हाट्सअप सभी स्टूडेंट चलाते होंगे, आपने व्हाट्सअप खोला अपना, किसी को नया मैसेज भेजना है तो ऊपर लिख के आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। एंड टू एंड इनक्रिप्शन मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपने जो लिखा है डेटा, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है आपको दिख रहा है और जिसको आपने भेजा है उसको देखेगा। बीच में आपका ये डेटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होगा, कन्वर्ट होने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा, सर्वर पर कोई बैठा हो उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आखिर आपने क्या भेजा है, क्योंकि आपने डेटा को उसने आप सिक्योरिटी दे रहा है व्हाट्सअप कि आपका डेटा वहाँ पर एनक्रिप्ट किया गया है। कहीं ना कहीं आप कहीं से भी आपको डेटा ट्रांसफ़र बीच में नहीं हो पाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था, जब आपका डेटा एनक्रिप्ट नहीं होता था तो बीच में आपने सर्वर पर डेटा भेजा, किसी ने उसको क्या कर दिया, किसी ने उसको डेटा को हटा दिया और अपना डेटा मनमौजी लिख दिया और दूसरे के पास पहुंच गया। तो आपने कुछ भेजा और दूसरे के पास कुछ पहुंचेगा, वो आपका गलत हो जाता है। तो इसमें आपको व्हाट्सअप सिक्योरिटी देता है इनक्रिप्ट टू एंड इनक्रिप्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, डिजिटल इंडिया मिशन के प्रमुख स्तंभों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है प्रत्येक नागरिक को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और डिजिटल पहचान प्रदान करना, ये आपका इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग किस कार्य करने के लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आकर उसमें जो पाइवोट टेबल होती है उसका प्रयोग कौन से कार्य करने के लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पाइवोट टेबल होती है उसका कार्य होता है डेटा को संक्षिप्त और सारांश और विश्लेषण करने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में डीएनएस स्पूफिंग। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है उसमें जो आपकी डीएनएस स्पूफिंग होती है, इस हमला होता है किस प्रकार का खतरा उत्पन्न करता है। ये जो डीएनएस स्पूफिंग होती है ये आपके यूजर को नकली वेबसाइट पर जाने के लिए रीडायरेक्ट कर देता है। जैसे आप कोई वेबसाइट पर जा रहे हैं तो आपको क्या करेगा, आपको कोई फेक वेबसाइट होगी उस पर जाने के लिए अग्रसित करेगा। जैसे आपको बार बार जैसे आप देखेंगे कोई ऐड आ जाता है कि आप उस ऐड पर क्लिक कर दीजिए, आप सीधे नकली वेबसाइट पर आपको कहेगा, आप यहाँ से जैसे कोई रिजल्ट आता है वो कहते हैं नकली, आप कोई वेबसाइट ऐसी आएगी सीधा आपको देगा, आप यहाँ क्लिक करें और तुरंत रिजल्ट पाएँ। आप समय काफ़ी बार इस प्रकार मैसेज आते हैं कि मुझे इस व्यक्ति द्वारा मेरा रिचार्ज 3 महीने का फ्री किया गया है, इस पर अपना क्या करें, आधार नंबर डालें और अपना मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी अपना डालें और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका मोबाइल में 3 महीने का रिचार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार की फेक न्यूज़ से बचें। 20 लोगों को लिंक को शेयर करें तो आपका मोबाइल में रिचार्ज होगा। कभी भी नहीं हुआ है, ना किसी का होगा। कोई भी इतना वो नहीं है कि आपको 3 महीने का रिचार्ज फ्री में दे देगा, क्योंकि आप भी जानते हैं 3 महीने का रिचार्ज 1000 रुपये का होता है और कोई बंदा आपको 1000 रुपये फ्री का देगा। तो इस बातों से बिल्कुल भी दूर हो जाइए, क्योंकि फ्री का कोई भी बंदा, जैसे आप बाहर भी जाएंगे तो फ्री का आपको कोई 1 रुपये नहीं देगा। यदि कोई बंदा भीख मांग रहा होता है तभी उसको 1 रुपये मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा आप खड़े हो जाओ कि आपको कोई 1 रुपये देगा, बिल्कुल नहीं देगा। उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, काम करने के पैसे मिलते हैं। तो फ्री का आपको ये मानिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यदि फ्री का कहीं ना कहीं मिल रहा है तो ये सोचिए कभी ना कभी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो फ्री के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें कि हमें इंटरनेट पर फ्री का ये मिल रहा है। क्योंकि कोई बंदा कंपनी चला रहा है तो वो आपके अपने फ़ायदे के लिए चला रहा है। ऐसा तो नहीं उसने कहा आप 20 लोगों को शेयर करो, 20 लोगों का रिचार्ज हो जाएगा फ्री में, ऐसा नहीं होता है। इस फ्रॉड से बचना है, आपको अधिकतर बचना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में
मेल मर्ज फीचर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आकर उसमें जो मेल मर्ज फीचर होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज फीचर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मेल मर्ज फीचर का प्रयोग होता है एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से बनाने के लिए। किसका प्रयोग करेंगे हम? मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, साइबर सुरक्षा में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य यह किस प्रकार साइबर सुरक्षा को बढ़ाता है? जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका मतलब वो जो होता है, जैसे आपकी एक ईमेल आईडी है, किसी का जैसे आपको पासवर्ड ही पता चल गया तो वो आपकी इजाज़त के बिना क्या नहीं कर पाएगा, आपके इजाज़त के बिना आपको लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं लॉगिन कर पाएगा? वो इसलिए नहीं लॉगिन कर पाएगा क्योंकि जब आपको पासवर्ड पता चल गया तो आपके पास एक मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद जब आपके पास मैसेज आएगा तब आप यदि मैसेज पर यस आई एम कर देते हैं तो वहाँ पर लॉगिन होगा, अन्यथा आपके पास तुरंत मैसेज आएगा और आप तुरंत पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे और उसके बाद आपका अकाउंट बच जाएगा। तो ये टू फैक्टर मतलब टू फैक्टर से याद रखेंगे डबल सिक्योरिटी। तो पासवर्ड के अलावा अतिरिक्त सत्यापन विधि जोड़कर आप इसमें बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IoT है, IoT तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या? जो IoT तकनीक है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो IoT तकनीक है इसका मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़कर डेटा संचारण और ऑटोमेशन संभव बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस वॉर्म किस प्रकार भिन्न होता है एक सामान्य वायरस से? जो वॉर्म होता है, वॉर्म का कार्य क्या होता है? तो वॉर्म क्या करता है? यह स्वयं की कॉपी नेटवर्क पर फैलाता है। कहीं पर भी आपको याद लिखा मिले स्वयं की कॉपी फैलाने किसका कार्य होता है? तो स्वयं की कॉपी फैलाने का कार्य वॉर्म का होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? जो एक्सटेंशन मैनेजर होता है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है नए फीचर जोड़ने और एक्सटेंशन इंस्टॉल या मैनेज करने के लिए इसका कार्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब यहाँ से आपके क्या होंगे? ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार के आपके एग्जाम में आएंगे 60 क्वेश्चन। आपके एग्जाम क्वेश्चन मिक्स भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स पहले आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बाद में, ये एक ट्रू फॉल्स और आपका इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव, किसी प्रकार के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो 60 क्वेश्चन हुए हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव हुए हैं, लाइन से आपको करवाए जा रहे हैं। तो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। इसके बाद आपको 40 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स के होने वाले हैं। तो वीडियो तो आपने बताना है कि ऑब्जेक्टिव को कितने क्वेश्चन सही किए हैं और जब आपके ट्रू फॉल्स बताने हैं और टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। और यदि आपका स्कोर 60+ बन रहा है, यदि आपका स्कोर 60+ बन रहा है तो आप ट्रिपल सी एग्जाम को पास होने के बहुत ज़्यादा पास हैं, आप उसको पास कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ 60 से कम बन रहा है तो आपको अभी मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक इसी प्रकार आता है। क्वेश्चन कठिन भी मिलेगा, सरल भी मिलेगा, लेंथी भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 61, क्योंकि ये आपका ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है और आपका लेवल के हिसाब से 61। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं तो मौजूदा दस्तावेज पर बिना परिवर्तन के नई कॉपी बनाई जाती है। मतलब कहने का सेव एज का मतलब क्या होता है? सेव एज जब आप करते हैं, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं और आपने उस फाइल को सेव कर दिया है और दोबारा से आपने कुछ कार्य किया, उसी को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज का प्रयोग कर देंगे। आप उसमें नई फाइल के नाम से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट पर वेबसाइट के बीच सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए HTTP और HTTP प्रोटोकॉल, SSL और TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम HTTP का नहीं HTTPS का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर कि ऑप्शन वही है, सिर्फ एक S नहीं लगा हुआ है, इसलिए आंसर आपका गलत हो गया है। और यदि यहीं पर HTTPS लगा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर क्राइम में फिशिंग अटैक मुख्यतः सोशल इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करके उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयोग करता है। तो आंसर होगा ट्रू। फिशिंग अटैक के बारे में याद रखेंगे, साइबर क्राइम में फिशिंग अटैक मुख्यतः सोशल इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करके उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराने का कार्य करता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग केवल एक निश्चित सेल के टेक्स्ट वैल्यू को जोड़ने के लिए होता है। तो आप कहेंगे गलत, कि टेक्स्ट वैल्यू नहीं जोड़ता है। जो सम फंक्शन होता है वो सिर्फ नंबर को जोड़ता है, ना कि टेक्स्ट वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी
PaaS की प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस उपयोगकर्ता को हार्डवेयर संसाधन किराए पर प्रदान करता है बिना कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के। तो आंसर ऑफ आपका फॉल्स कि जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है वो आपका हार्डवेयर प्लस डेवलपमेंट दोनों टूल देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। VPN सेवा से यूजर की इंटरनेट ब्राउजिंग लोकेशन को छुपाया जा सकता है और डेटा को सुरक्षित रूप से इनक्रिप्ट करता है। डेटा को सुरक्षित रूप से इनक्रिप्ट करना VPN का कार्य होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर रैम और CPU के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्राइमरी बस का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 68 में एक वायरस और एक वर्म दोनों को फैलने के लिए किसी प्रोग्राम फाइल की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो वायरस होता है उसको तो किसी प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, किसी फाइल की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्म होता है उसको किसी फाइल या प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वयं की कॉपी बनाता है और ये आपके सिस्टम में फैलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग स्लाइड का क्रम बदलने और स्लाइड को हटाने के लिए किया जाता है। जो इम्प्रेस होता है उसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग स्लाइड का क्रम बदलने और स्लाइड को हटाने के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है ई गवर्नेंस केवल नागरिकों को सरकारी दस्तावेज के डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराने तक ही सीमित है। जो ई गवर्नेंस है क्या नागरिकों को सरकारी दस्तावेज के डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराने तक ही सीमित है? तो आप कहेंगे नहीं, यह सेवाओं को तेज और पारदर्शी और सुलभ बनाने में भी ये उपयोग होता है ई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क में असुरक्षित ट्रैफिक को फिल्टर करने और नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि फायरवॉल का कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना और सुरक्षा करना। तो यहाँ पे लिखा गया है असुरक्षित ट्रैफिक को फिल्टर करने और नेटवर्क सुरक्षा को बढ़ाने का कार्य होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल सेवा POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता को ईमेल से सर्वर डाउनलोड करने ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के बाद सर्वर पर ईमेल की कॉपी छोड़ता है। तो आंसर होगा गलत। मतलब कहने का कि जो आप POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जैसे आप ईमेल 3 होते हैं ईमेल में, एक होता है भेजने वाला और 2 होते हैं प्राप्त करने वाले। पहला होता है SMTP जिसके माध्यम से आप मेल को भेजते हैं, और POP3 के माध्यम से आप अपने डिवाइस में ईमेल को डाउनलोड करते हैं। और जो IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, वो इंटरनेट पर छाप छोड़ता है। तो यहाँ पर कहा गया है जो POP3 प्रोटोकॉल है यह ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के बाद सर्वर पर ईमेल की कॉपी छोड़ता है। तो आंसर होगा गलत। जो ईमेल की कॉपी कौन छोड़ता है? वो छोड़ता है आपका सर्वर पर IMAP ये आपका सर्वर पर कॉपी छोड़ता है, ना कि POP3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग सेल के डेटा के आधार पर उसका स्वरूप रंग फॉन्ट बदलने के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क वोलेटाइल मेमोरी के लिए उदाहरण है। तो आंसर होगा फॉल्स। जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसमें क्या आपकी वोलेटाइल मेमोरी आती है। आप कहेंगे जो रैम होती है, रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। और ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक होती है आपकी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम रोम हो जाती है और सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क आ जाता है जो आपकी नॉन वोलेटाइल होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत डिजी लॉकर सेवाओं को डिजी लॉकर सेवा नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज का सुरक्षित संग्रहण प्रदान करती है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक वेबसाइट के डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने की प्रक्रिया डोमेन नेम रेजुलेशन कहा जाता है। तो आप कहेंगे ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर सुरक्षा में ब्रूट फोर्स अटैक का अर्थ मेलवेयर के माध्यम से यूजर के डेटा को डिलीट करना। जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है इसका अर्थ होता है मेलवेयर के माध्यम से यूजर के डेटा को डिलीट करना। तो आप कहेंगे गलत। जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है इसका कार्य होता है पासवर्ड को हैक करने की तकनीक। जो ब्रूट फोर्स अटैक है ये आपके मेलवेयर नहीं, ये क्या है, पासवर्ड हैक करने की तकनीक क्या कहलाती है, ब्रूट फोर्स अटैक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर को प्रत्येक पेज पर अलग अलग सेट नहीं किया सकता। तो आप कहेंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल सोशल मीडिया एप्लीकेशन का प्रयोग करने की उपयोग योग्यता होनी चाहिए। जो डिजिटल साक्षरता होती है क्या इसमें सिर्फ आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना आना चाहिए? आप कहेंगे गलत। इसमें हमें इंटरनेट के साथ साथ डिजिटल और इसमें हम कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ शब्द का अर्थ केवल कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ शब्द का अर्थ नेटवर्क की कुल क्षमता या डेटा ट्रांसफर दर से होता है। तो होगा आंसर आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 81 में लिब्रे ऑफिस बेस का प्रयोग मुख्य रूप से स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता है। आप कहेंगे गलत, क्योंकि स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ई कॉमर्स वेबसाइट, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं SSL सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट का प्रयोग करके इनक्रिप्ट और सुरक्षित लेन देन में सुरक्षित करता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। आपको थोड़ा स्पीड यहाँ पर जल्दी लग रही होगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया अगले क्वेश्चन में, USB फ्लैश ड्राइव एक प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है जो CPU के साथ सीधे जोड़ता है। आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो आपकी USB फ्लैश ड्राइव होती है वह आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन विकल्प का प्रयोग स्लाइड में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन विकल्प का प्रयोग स्लाइड में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप कहेंगे गलत, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML क्या है, क्या एक आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी हो जाएंगी, C, जावा, पाइथन, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएंगी। लेकिन आपकी जो HTML है ये मार्कअप लैंग्वेज होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन ट्रोजन हॉर्स से है, साइबर सुरक्षा में ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर वैध प्रोग्राम के रूप में धारण कर कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है। तो आंसर होगा ट्रू। आपको बताया था जो ट्रोजन हॉर्स ये आपको वैध तरीके से घुस जाएगा, ये वैध प्रोग्राम के रूप में घुस जाएगा और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका कार्य होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस शब्द केवल टेक्स्ट खोजने के लिए प्रयुक्त होती है, टेक्स्ट को बदला नहीं जा सकता। तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि फाइंड से हम टेक्स्ट को खोजते हैं और रिप्लेस से हम टेक्स्ट को बदल सकते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी का अर्थ है कि उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सेवाओं को घटा और बढ़ा सकता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 90 में, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म केवल छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री ऑफलाइन उपलब्ध कराते हैं। तो आंसर होगा फॉल्स। जो ई लर्निंग होती है ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं। ई लर्निंग के माध्यम से हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ना कि ऑफलाइन। और यदि ऑफलाइन पढ़ना है तो आपको सेंटर जाना पड़ेगा, आप किसी सेंटर से कर रहे होते हैं, लेकिन आप घर बैठे पढ़ पा रहे हैं तो आप ई लर्निंग के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में BIOS का मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले आवश्यक हार्डवेयर की जांच करना। तो आंसर होगा ट्रू। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और इसका कार्य होता है कंप्यूटर में जब आप ऑन करेंगे तो हार्डवेयर की जांच करना। ये BIOS का कार्य होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और यह आपका रोम में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप यह वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। लिब्रे ऑफिस ड्रा केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस ड्रा है क्या यह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग होता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स, कि जो लिब्रे ऑफिस ड्रा होता है वो आपका
ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो टेक्स्ट बनाने के लिए प्रयोग होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग करते हैं। और आप टेबल बनाना चाहते हैं और उसमें डेटा एंट्री काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग करना होगा। और इम्प्रेस का प्रयोग कहाँ करते हैं, यदि आप स्लाइड बनाना चाहते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IPv6 एड्रेसिंग सिस्टम में प्रत्येक बिट क्या होता है, 128 बिट लंबा होता है। प्रत्येक एड्रेस 128 बिट लंबा होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। जो IPv6 होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, यह 128 बिट लंबा होता है, तो आप आंसर होगा ट्रू। यदि यहीं पर लिखा होता है IPv4 तो वो कितने बिट का होता है, तो वो आपका 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर अपराधों में आइडेंटिटी थेफ्ट का अर्थ किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करना होता है, जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक वर्कशीट में केवल 255 कॉलम तक ही डेटा रख सकते हैं। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, क्या आप उसकी एक सीट में केवल 255 तक ही कॉलम में डेटा रख सकते हैं, आपका आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि आप इसमें जैसे वर्तमान में आपसे पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं, तो रो होती हैं आपकी रो होती हैं 10,48,576। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं, जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576 और कॉलम होते हैं वो होते हैं आपके 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है ई कॉमर्स लेन देन में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग डेटा की अखंडता और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। ई कॉमर्स में जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है ये क्या करता है, ये आपकी अखंडता, डेटा की अखंडता और प्रमाण करने के लिए, सत्यापन करने के लिए इसका प्रयोग होता है, डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस आमतौर पर हार्डवेयर डिवाइस को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाता है। जो क्या वायरस होते हैं, क्या हार्डवेयर जैसे आपका माउस है इस पर कोई असर करेगा, आप कहेंगे गलत। ये क्या करता है, जो वायरस होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर पर लागू होते हैं, ना कि हार्डवेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 98 में लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट और एंड नोट दोनों का प्रयोग रेफरेंस जोड़ने के लिए होता है, जो आंसर होगा आपका ट्रू। जो एंड नोट और फुट नोट होते हैं इनका कार्य होता है कि रेफरेंस जोड़ने के लिए। जैसे आपने काफ़ी किताबें देखी होंगी, जैसे कोई आपने जो पूरा पेज बना हुआ है, कुछ लाइन लिखी हुई है और उसके नीचे आपने 1 देखा होगा, 2 देखा होगा और नीचे उसके बारे में लिखा होता है, तो वो होता है आपका एंड नोट और फुट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 99 जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर के ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह केवल टेक्स्ट एडिटिंग करना होता है, आप कहेंगे गलत। यह गणना और तार्किक गणना करने के लिए प्रयोग होता है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 जिसमें पूछा गया है साइबर सुरक्षा में 0 डे अटैक वे हमले होते हैं जिनका समाधान उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि उनकी खोज अभी हाल में होती है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।